नमस्कार। आज मैं बात करूंगा फ्रिक्शन अर्थात घर्षण क्या होता है। घर्षण को स्टार्ट करने से पूर्व मैं एक घटना की याद दिलाना चाहता हूं कि जो कि हम सब बचपन में करते हैं कि किसी फर्श पर हमने बॉल को थोड़ा स्पीड दे दिया, छोड़ दिया उसे फर्श पर लुढ़काकर, तो हम देखते हैं कि थोड़े समय बाद वह बॉल रुक जाती है। कितने समय बाद वो बॉल रुकेगी, कितनी दूर जाकर वो बॉल रुकेगी, वो डिपेंड करता है वो फर्श की प्रकृति पर। नेचर कैसा है फर्श, अगर वो जो हमारा फर्श है वो चिकना है तो वो दूर जाएगी, और अगर खुरदरा है तो जल्दी रुक जाएगी और कम समय में ही उसके जो मूवमेंट है वो समाप्त हो जाएगी। यह फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन को समझाने से पहले मैंने एक बॉडी को, ये एक बॉडी है और उस बॉडी को मैंने एक प्लेन पर रखा है। हम देखते हैं कि जब भी किसी भी बॉडी को किसी भी शेप की हो, उसे हम किसी प्लेन सरफेस पर या किसी भी सरफेस पर रखते हैं, तब बेसिकली उस पर दो तरह के फोर्स कार्य करते हैं। एक तो उसका वेट नीचे की ओर, जो कि मैंने एफ जी कहा है, और दूसरा एक रिएक्शन फोर्स लगता है ऊपर की ओर, नॉर्मल ऊपर की ओर लगता है। और ये दोनों फोर्स एफ एन और एफ जी, एफ एन मीन्स नॉर्मल फोर्स, एफ जी मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसके वेट के बराबर है एम जी। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इस कारण इसमें कोई मूवमेंट अभी नहीं हो रहा है। परंतु क्या होगा अगर मैं थोड़ा सा फोर्स इस पर लगाऊं, इस बॉक्स पर राइट हैंड साइड को एफ ए फोर्स में अप्लाई कर रहा हूं, एफ ए। आप देख रहे हैं जैसे ही मैं एफ ए अप्लाई करता हूं, पीछे की साइड को ये एफ एफ फोर्स आ रहा है, एक एफ एफ। ये एफ एफ क्या है, एफ ए फोर्स तो मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूं। ये अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। यह फोर्स क्यों लग रहा है? और जब हम किसी वस्तु पर, अगर कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी है, जैसे ही उस वस्तु पर हम फोर्स लगाते हैं, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स उस बॉडी पर लगने लगता है, और यह फोर्स ही फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल होता है। यानी जब हमने गेंद को फर्श पर लुढ़काया तो हमने तो बॉल को आगे की ओर मूवमेंट दी, जैसे इसे दी, परंतु वो बॉल क्या हुआ, वो बॉल जो है आगे की ओर तो गई, पर उसके साथ साथ उसके गति के विपरीत दिशा में, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में भी उस पर एक फोर्स लगता है। उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स लगता क्यों है। जैसे मैंने इस बॉडी को इस सरफेस पर रखा है, तो इनके कुछ पॉइंट्स पर, इनके बीच के कुछ पॉइंट्स पर कुछ बॉन्ड बन जाते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच, दोनों सरफेस के, दोनों के जो कॉमन सरफेस है उनके बीच जो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स पर जाकर वो एक दूसरे से मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं, और उसे हम मोलिकुलर बॉन्ड कहते हैं। जब वो मोलिकुलर बॉन्ड बनते हैं, अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर आगे की ओर फोर्स लगाऊंगा, तब क्या होगा, जब ये खिसकना शुरू करेगा, मूवमेंट में आना शुरू करेगा, तो उस मोलिकुलर बॉन्ड को हमें ब्रेक करना होगा। पुराने मोलिकुलर बॉन्ड टूटते हैं, और जैसे ही ये बॉडी आगे की तरफ जाएगी, जैसे ही ये बॉडी आगे की तरफ जाएगी, तो सरफेस और इसकी बॉडी के सरफेस के बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच नए बॉन्ड बनने लगेंगे। मॉलिक्यूल्स मॉलिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, और उस एनर्जी देने के लिए ही हमें इस पर फोर्स लगाना पड़ता है। जब हम एक सरफेस पर रखी बॉडी पर इतना ज्यादा फोर्स लगा देते हैं कि वो उस मोलिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है, तब वो बॉडी आगे की ओर मूवमेंट करेगी। फ्रिक्शन का तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। स्टैटिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन का अपना कोई वजूद नहीं होता, अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, जब तक कि कोई बल ना लगाया जाए। अब देखिए मैंने बल छोड़ दिया, बल मैंने नहीं लगाया, तो कोई भी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है। परंतु जैसे ही मैं हल्का सा फोर्स लगाता हूं, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है ना। और इस फोर्स को कब, जब दो परस्पर संपर्क में स्थित वस्तुएं विराम अवस्था में हो, और उनके बीच जो रिलेटिव मोशन है, जो आपेक्षिक गति है, वो ना हो रही हो, कोई मोशन इस समय नहीं है, तो इस समय जो ये फोर्स लग रहा है, जो ये फ्रिक्शन है, वह फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है, स्थैतिक घर्षण कहलाता है। परंतु अगर मैं अप्लाई फोर्स का वैल्यू बढ़ाता चला जाऊं, और मैंने ज्यादा कर दिया, तो देखेंगे आप एक नीचे वैल्यू जा रही है, नीचे आप देखेंगे
तो यहाँ पर जो मैं अप्लाई फोर्स कर रहा हूँ उसकी वैल्यू यहाँ आएगी, है ना, उस पर आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही मैं अप्लाई फोर्स की वैल्यू बढ़ाता हूँ, आरोपित बल की वैल्यू देखो मैंने बढ़ाई है धीरे धीरे, 201 न्यूटन, 258 न्यूटन, 339 न्यूटन, 391, 431, 460। अब आप देखेंगे एक वैल्यू ऐसी आएगी, कैसी आएगी, लगभग 490 के आसपास, कि ये जो ब्लॉक है ये मूवमेंट में आने लगेगा। यानी मूवमेंट में आने से पूर्व जितना मैक्सिमम घर्षण बल होगा, जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग स्टैटिक, लिमिटिंग फ्रिक्शन, अर्थात सीमांत घर्षण। यानी सीमांत घर्षण किसे कहेंगे, जो यहाँ आया है लगभग 490 न्यूटन का। ये जो 490 न्यूटन आएगा लगभग, ये 490 न्यूटन अधिकतम घर्षण बल है। मतलब ये जो ब्लॉक मैंने रखा है सरफेस पर, प्लेन सरफेस पर, वो केवल 490 न्यूटन तक वो मूवमेंट में नहीं आएगा, और जैसे ही मैं 490 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स अप्लाई करूंगा, ये मूवमेंट में आ जाएगा। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो घर्षण बल में से घटेगा और ये एक्सेलरेट होना शुरू कर देगा। देखिए आप देख रहे हैं ना, जैसे जैसे मैंने बल फोर्स ज्यादा किया 490 से ऊपर, अब देखो 500 न्यूटन, तो ये खिसकना शुरू हो गया, ये इस प्रकार। तो हम देखते हैं लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। सीमांत घर्षण जो है वो स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान होता है। और जब दो बॉडी मूवमेंट में होती है, एक बॉडी दूसरे के ऊपर मूवमेंट में होती है, तब भी घर्षण बल लगता है, परंतु उस घर्षण बल को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इस समय ये बॉडी मूवमेंट में है, ये देखिए आप, इस समय ये बॉडी मूवमेंट में है, और इस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे हम कहेंगे काइनेटिक, डायनामिक फ्रिक्शन। इसे हम डायनामिक फ्रिक्शन के नाम से बोलेंगे जब ये मूवमेंट में है। यानी बात ये आज हमने सीखी, हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर रखी है, स्थिर है, तब उनके बीच जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, सीमांत घर्षण। और जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूवमेंट कर रही होती है, तब उनके बीच जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन या गतिक घर्षण कहते हैं। और तीनों फ्रिक्शन में, काइनेटिक, गतिक, स्थैतिक या सीमांत में सबसे अधिकतम मान होता है सीमांत घर्षण का। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होती है। अब कोई जरूरी नहीं कि फ्रिक्शन केवल प्लेन सरफेस पर लगता है। अब आप देखिए, अगर मैं ये इसका क्या करूं, रैंप बना दूं, और मैंने एंगल रख लिया, सपोज कीजिए 20 डिग्री, या 20 डिग्री रखा है, कुछ 20 डिग्री रख लिया मैंने, तो क्या होगा, क्या अब फ्रिक्शन नहीं लगेगा, लगेगा भाई, अब भी लगेगा। कैसे लगेगा आप थोड़ा देखते हैं। 20.4 डिग्री मैंने रखा, और इसे थोड़ा मैं ब्लॉक को इसके ऊपर रख देता हूँ। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए बात। ये क्यों रुका हुआ है, ये इस वजह से रुका है यहाँ पर कि अब कितने फोर्स लग रहे हैं नीचे की ओर, उसका वेट, जिसे मैंने एफ जी या एम जी कहेंगे, ये नॉर्मल, जितना एंगल ये बनेगा, ये अगर 20 डिग्री है तो ये एंगल भी 20 डिग्री ही होगा। और 20 डिग्री होने के बाद इस एम जी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर को एम जी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेन के एम जी साइन थीटा। और ये एम जी साइन थीटा और जो ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस साइड में, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। और जो ये ऊपर को नॉर्मल लग रहा था, ये एफ एन, ये इस कंपोनेंट के बराबर होगा एम जी कॉस थीटा के। बैलेंस है टोटल फोर्स, नेट फोर्स 0 होगा, और ये स्टैटिक मोशन में होगा। इस जगह जो फोर्स फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है। अगर मैं इस एंगल को लगातार बढ़ाता चला जाऊं, तब एक पोजीशन ऐसी आएगी, क्या आएगी, कि ये जो प्लेन है ना, रैंप जो बना हुआ है, इस पर ये अपने आप नीचे की ओर मूवमेंट करने लगेगा। और अगर ये ब्लॉक नीचे की ओर मूवमेंट करेगा, तब इस पर फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर हम इसे ऊपर की ओर ले जाना चाहेंगे, तब फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर लगेगा। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वह हमेशा मोशन के विपरीत डायरेक्शन में लगता है। अब आप देखिए, मैं इसका एंगल बढ़ाता हूं धीरे धीरे।
अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसका एंगल बढ़ाऊंगा, अब देखिए अभी भी ये स्टैटिक पोजीशन में है, स्थिर है। अब 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 देखिए लगने लगा नीचे की ओर फोर्स, और नीचे को लगने वाला फोर्स ज्यादा हो गया और ये धीरे धीरे नीचे आ गया। जिस एंगल पर ये हुआ 27.1 डिग्री पर ही हो रहा है, आपने स्पष्ट देखा कि 20 डिग्री से मैंने शुरू किया, 27.1 डिग्री पर आकर इसका मूवमेंट नीचे की ओर होने लगा बॉडी का। किसी जो रैंप है उसका क्षैतिज से जो इसका ये एंगल बनता है, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है कम से कम, जिस पर जो बॉडी है वो ठीक फिसलना आरंभ कर देती है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहते हैं। एंगल ऑफ स्लाइडिंग, विराम कोण या सर्पी कोण इसे कहते हैं। एक पॉइंट नोट करने का था कि जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। फ्रिक्शन हमेशा सापेक्ष गति का विरोध करता है। फ्रिक्शन कभी भी गति का विरोध नहीं करता है। मैं आशा करता हूं कि आज फ्रिक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू।